हेलो दोस्तों। तो नायसा के प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि मैं पॉलिटी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रही थी, तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज फिर से मैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ आई हूँ। और इन प्रश्नों की खासियत ये है कि ये कई सारे जो स्टेट पीसीएस होते हैं, चाहे वो बिहार के कह लें, यूपी के कह लें, छत्तीसगढ़, इस तरह के जो कंसर्न पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उसमें इन प्रश्नों को काफ़ी बार जो है दोहराया गया है। और ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही ये आपको प्रश्नों को जो है सॉल्व करने में, उसको हल निकालने में बहुत आसानी होगी समय की बचत के साथ। और साथ ही इस सुविधा इसको ध्यान में रखते हुए कि मैं उन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकूं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 विकल्प की जगह मैंने जो है वो एक ही विकल्प को लेकर के चलना बेहतर समझा है। तो आज का जो सेट है उसका जो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात जब करते हैं, सबसे पहली बात जब आती है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता की बात जब आती है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18 के तहत, ठीक है। यानी कि 14 से 18 के तहत जो है हम लोग समानता के अधिकार को पढ़ते हैं। हालांकि जब यहाँ पे कानून के समक्ष समानता की बात जब आती है तो इसको हम लोग आर्टिकल 14 के तहत पढ़ते हैं। इसमें है क्या? तो इसमें है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जो है इसको ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। इसका अगर दो पार्ट अगर हम लोग इसको निकालें तो एक होता है कि कानून के सामने समानता। आप कीजिए, अगर आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो ये कानून के सामने समानता की बात एक करता है, और दूसरी चीज जो कहता है कि ये समान संरक्षण को देता है, मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स देता है ये। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसी से भी तबके से रहते हो, या आप कितने भी रसूख वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन जब आपने कोई क्राइम किया है उसके तहत आपको जो है कानून के समक्ष आपको समानता से ही जो है आपको डील किया जाएगा। और कानून का संरक्षण, ठीक है, विधि का संरक्षण जब दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि जो एक जैसा जो वर्ग है उसको एक जैसे वर्ग के तौर पर ही जो है उसको ट्रीटमेंट मिला जाए, उसको उसके साथ वैसे ही व्यवस्था अपनाई जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मिसाल के तौर पर कह लूँ कि अगर किसी वयस्क व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और उसी तरह का कोई अपराध अगर किसी छोटे बच्चे ने किया हो, तो उन दोनों को जो सजा मिलेगी उस सजा का प्रावधान जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि छोटे बच्चा जो होंगे उनको उसके हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको उस हिसाब से ही जो है उनकी आगे की जो कार्रवाई है वो चलेगी। लेकिन जो वयस्क जो अपराधी है उसकी कार्रवाई अलग तरह से होगी। हालांकि दोनों ने ही अपराध किया है, लेकिन कानून के समान के सामने जो उनको संरक्षण दिया जाना जरूरी है। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब अगर हम देखना चाहें तो वो जो होगा वो अनुच्छेद 14 होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी तुरंत ही मैंने ऊपर में एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया ही था कि जो 14 से 18 जो है, ठीक है, तो ये संविधान में समानता के अधिकार को जो है ये बताता है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जो भाग 3 है वहाँ पे हमको मौलिक अधिकार की व्यवस्था हमारे लिए दी गई है, और ये 12 से 35 में है, जहाँ पे ठीक है, ये है आर्टिकल 12 से 35। इन आर्टिकल्स को मैं फिर से विस्तार से एक बार जो है आप लोगों के सामने बताऊंगी जब मैं कुछ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊँगी। अभी फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि ये राज्य की अवधारणा, राज्य कैसा होता है, ये उसके बारे में बताता है। फिर 13 है, 14 है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में जो है हमको बहुत ज़्यादा जो याद रहती है बात वो ये रहती है कि 14 से हमें 32 बहुत ज़्यादा गौर रहता है, हमको याद रहता है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद जो है वो शुरू होता है 12 से लेकर के
35 तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है और इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्या सत्य नहीं है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जो इसका उत्तर है ये ऐसा बताया जा रहा है। इसमें आपको ऑप्शन तो और भी मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रावधान क्या होता है कि इसका जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान करेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई अगर उपाधि प्रदान करनी हो तो वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई नागरिक जो है विदेशों से मिलने वाली किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। कोई ऐसा नागरिक है जो कि भारत का नहीं है लेकिन भारत में लाभ के पद पर बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर उसको विदेश से किसी प्रकार की कोई उपाधि मिल रही हो तो वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बगैर उस उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है, जब जो भारत रत्न होते हैं या फिर पद्म भूषण पद्मश्री जैसे जो अवार्ड जिसको कहते हैं, तो वो इन उपाधियों के अंतर्गत जो है उनको नहीं लाया जाता है, तो वो मान्य है। लेकिन इसके अलावा राज्य जो है वो विद्या और सैनिक विशिष्टता हेतु और कोई भी उपाधि इसके अलावा कोई दूसरी उपाधि अपने नागरिकों को नहीं देती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे हमको जो बताया गया है वो है कि उपाधि का, माफ करिएगा कि अपाधि नहीं होती है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये उपाधि है। ठीक है, तो उपाधि का प्रतिपादन विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना या फिर विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, तो इसके जो प्रमुख जो प्रावधान है वो यही बताते हैं कि ना तो उपाधि का कोई प्रतिपादन हो सकता है, ना विदेशी राज्य कोई अगर कोई उपाधि दे रहा हो किसी अगर भारत के नागरिक को तो वो वैसे ही नहीं ले सकते हैं, और विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट भी अगर दे दी जा रही हो तो वो जो है आज्ञा के बगैर ग्रहण नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि जो मूल अधिकार जो है, एक तो वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा भी रही है और इसके साथ ही क्या है कि इसमें जो है युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाने की जो शक्ति होती है वो तो संसद के पास होती है। इसको जो अगर निलंबन करना हो, मूल अधिकार को अगर निलंबित करना हो तो ये शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन जब संरक्षण की बात जब आती है कि हमारे जो मूल अधिकार है, जो नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया उसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो हमारी न्यायपालिका है जिसमें कि हम लोग कहते हैं आर्टिकल 32 यानी कि 32 जो है ये एक प्रकार से जो है ये मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, हाई कोर्ट भी जो है वो भी मूल अधिकारों का जो है संरक्षण करते हैं, तो यहाँ पे न्यायपालिका जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, और जब हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत भी जो है मूल अधिकारों का जो है संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये मैं आपको बताते चलूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है या प्रेस जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इसको लाया जाता है। इसके लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। ठीक है, जिस तरीके की जो अमेरिकी जो संविधान है उसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से प्रावधान उसमें नहीं किए गए हैं, उसी तरह हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें भी नहीं है। लेकिन इसमें खास बात एक क्या है कि एक वाद आया था सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद एक आया था, उसमें ये तय किया गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको आर्टिकल 19(1) के तहत जो है इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसको लाया गया है। लेकिन इसमें जो है आर्टिकल 19(2) के तहत इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें एक युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। ठीक है, संसद यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं वो लगा सकती है। ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, इस पे अगर चाहे सरकार तो इस पे संसद जो है वो इस
पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इसको याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसके तहत ये स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, और इस पर अगर युक्तियुक्त निबंधन अगर लगाना हो तो वो 19(2) के तहत इसमें लगाया जाता है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो ये जैसा कि अभी मैंने बताया, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये भाषण स्वातंत्र्य है, यानी कि आपकी जो बोलने की अभिव्यक्ति है ये उसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को जो है या उसके अधिकार को जो है इसमें निहित किया गया है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, किससे संबंध है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। जैसा कि जो आर्टिकल 25 जो होता है वो क्या है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता से है। इसमें होता क्या है कि धर्म, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है भारत का, उसे धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके जो आचरण होते हैं या फिर उसको प्रचार करने का जो है उसको पूरी पूरी छूट मिलती है। वो मान सकते हैं, उनमें आस्था रख सकते हैं, उसमें जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो उसको कर सकते हैं, आचरण में अपने ला सकते हैं, और फिर वो चाहे तो उसको प्रचार भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान अगर चाहे कि हाँ मैं मंदिर जाऊँ, मैं मंदिर जाकर के पूजा करूँ, या अगर कोई चाहे कि मैं चर्च जाऊँ और वहाँ पे जाकर के जो अपनी प्रेयर करूँ, या फिर कोई कहे कि अगर मैं मस्जिद जाऊँ और वहाँ पे जाकर मैं अपनी नमाज अदा करूँ, तो ये पूरी तरह से जो है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है और इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जो भी तरीके जो फॉलो किए जाते हैं वो करना भी जो है उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। और अगर कोई चाहे कि बगैर किसी दबाव के अगर वो चाहे कि मैं अपने धर्म की जो बातें हैं मैं उनका प्रचार प्रसार करूँ, तो उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है। और ये होता है आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत जो है इसको किया जाता है। अब इसका जो अगला प्रश्न है वह है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो 24 अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें क्या है कि 14 वर्ष से जो भी कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप किसी भी तरह की खतरनाक या हानिकारक जो है किसी भी आप उद्योग में उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं या कोई उद्योग जो है वहाँ पर इस तरीके के बच्चे संलग्न हैं इस तरीके के काम करने में, तो उनके लिए सजा का प्रावधान है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये ऐसा कहा जाता है कि इनके मूल अधिकारों का जो है वो हनन हो रहा है एक प्रकार से। तो इसके लिए अनुच्छेद 24 बनाया गया है जिसमें कि बच्चों के जो शोषण है 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ये आपको धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अनुच्छेद 25 में हमको दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे अनुच्छेद 25 में दी जाती है। जो अगला प्रश्न है वो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन इसके पहले था जो मैंने भी डिस्कस किया, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो संरक्षक जो होता है मूल अधिकारों का वो कौन होता है, तो वो हमारी न्यायपालिका होती है। तो उसी के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो अधिकार है उनको प्रवर्तित करने का जो अधिकार होता है वो कोर्ट के पास होता है, और ये सिर्फ वो मौलिक अधिकारी हैं जो कि प्रवर्तित किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षित करता है। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 30, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुच्छेद 30 कहता क्या है कि नागरिकों का वैसा समूह जो धर्म या फिर भाषाई आधार पर अपने लिए किसी भी तरह का एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका जो प्रशासन है वो चलाने की उसकी स्वतंत्रता होती है उसमें, और इसमें किसी भी प्रकार की जो अचल संपत्ति होती है उस पर मालिकाना हक भी उनका होता है। हाँ, ये अलग बात है कि राज्य को इस संस्थान के बदले में कुछ टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक जो होते हैं, जो माइनॉरिटी होते हैं, भाषाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, भाषाई और धर्म के आधार पर वो लोग अपनी एक शैक्षणिक संस्थान जो है स्थापित भी कर सकते हैं और उसको संचालित भी कर सकते हैं। और ये अधिकार जो है वो दिया गया है हमें अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अभी फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि जब मूल अधिकारों, आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो आपको देती है, आपकी संसद आपको बना के देती है संविधान के तहत, लेकिन जैसे ही उस पर अगर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाना हो, अगर वैसी कोई बात आती है तो वो हम संसद जो है वो युक्त निर्बंधन लगाती है, यानी कि इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, वो करती है। और बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की ओर, वो है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अधिकार देते जो हमें हैं वो संसद देते हैं, इनको निलंबित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, और उसका संरक्षण करने का अधिकार जो होता है वो हमारी न्यायपालिका के पास होता है। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब हम देखें तो वो है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इस जो आज सेट को मैंने डिस्कस किया, इसमें फिलहाल 15 प्रश्न थे। मैंने इनमें थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश की है। मैं आगे आने वाले क्लासेस में मेरी कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स को और थोड़ा सा ब्रॉडली आपको समझाऊं, और ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अपडेटेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई करिए।